तो 1947 से लेकर ये 2024 तक बता दें कि कौन सा इलेक्शन जिसमें ये तमाम आए और पार्लियामेंट बालादस्त हुई हो, और ये किसने करना है कि पार्लियामेंट कब बालादस्त होगी, कब ये इलेक्शन फेयर होगा, ये किसने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन को कालेदम करार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि इलेक्शन कालेदम, तो करार दे देना, तो क्यों नहीं दे रही। तो सारे मामला रास्ते खुले हैं। और अगर अभी पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठे हुए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एक जमात को का इंतखाबी निशान ले लिया गया, वो भी आइन के मुताबिक ही लिया गया, वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया गया। 2018 में भी यही पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत के आई थी, तब की क्या आप समझते हैं कि तब ये पार्लियामेंट बालादस्त थी, तब ये पार्टी सही अंदाज से आई थी, आइन के मुताबिक लिया गया, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। हाँ, फेवर्स देना, अगर आप कहते हैं कि फेवर्स देनी चाहिए, चलें उनको नोटिस दे देना चाहिए ताकि वो अगली दफ़ा अपने इलेक्शन करवा लें पार्टी के अंदर, तो ये आप कहेंगे जी वो फेवर उन्होंने ली थी। तो इसमें ये उन्होंने कहीं भी फैसला ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने किसी की भी मतलब जो है वो तरफदारी की हो गाजी फायजी साहब। देखिए, आपने 1947 से लेकर आज तक के इलेक्शंस का जिक्र किया। उन इलेक्शन में अगर जो कुछ भी गलत होता रहा तो उसका नतीजा आपने देख लिया, हमारा मुल्क टूट गया। तो क्या हम दोबारा मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? नहीं। कम से कम अब तो हमें मुल्क को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 1947 की जब हम मिसाल देते हैं तो मतलब तो ये है कि फिर 1971 फिर आएगा। फिर तो वो वाली बात है कि आज फिर केले के छिलके से मुझे फिसलना पड़ेगा। वहाँ मैं पंजाबी में नहीं बोलना चाहता, बुरा लगेगा कि अभी फिर जो है ना हमें फिसलना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम केले के छिलके से फिसलें, हमें बचने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। अगर माजी की गलतियाँ हैं तो 2 wrongs don't make 1 right, ठीक है। हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और अब अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो सिर्फ इसलिए हमें खामोश नहीं रहना चाहिए कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था। बात यह है कि हमारे जैसे तो 2018 में भी बोलते रहे हैं, 2024 में भी बोल रहे थे। कभी पीटीआई की तरफ से हमें गालियाँ पड़ती रही हैं 2018 में, 2024 के बाद अब नून लीग की तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं। तो हमारा काम तो बोलना है इन पे। तो आप हमें तो ये मत बताएं कि पहले ये होता रहा है तो इसलिए अब अगर हो रहा है तो क्या नहीं है। हमने फिर भी बोलते रहना है और हमें ये पता है कि अगला इलेक्शन में भी गालियाँ हमको ही पड़नी है। तो हमने तो आवाज़ उठाते रहनी है। और अब सोशल मीडिया का दौर है, ये 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमसे फॉर्म 45 जो है अभी तक ओरिजिनल जो है वो हमें नहीं मिल पाता। आपने कहा है कि इस आइनी तरमीम से अदलिया आज़ाद नहीं रही, क्या जब तक आइनी तरमीम नहीं थी इससे पहले अदलिया आज़ाद थी? भुट्टो की फांसी भी एक अदालत के जज की जानिब से दी गई थी, क्या वो फांसी ठीक थी? जस्टिस साकिब निसार साहब ने कालाबाग डैम में बनाने की कोशिश की, क्या वो ठीक था? ऐसे कई जजेस हैं और वो जजेस भी आए हैं जिन्होंने मुशर्रफ दौर में भी हलफ उठाए हैं। क्या तब अदलिया आज़ाद थी जो अब तरमीम के बाद नहीं रहेगी? देखिए, हमारे जो भुट्टो को फांसी हुई थी जनरल ज़िया-उल हक ने दी थी। तो क्या जनरल ज़िया-उल हक एक अच्छी मिसाल है? क्या हम दोबारा मार्शल लॉ चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो कम से कम भुट्टो की फांसी की मिसाल दे के मौजूदा जो इस निज़ाम का अदालती कत्ल किया जा रहा है उसको तो जस्टिफाई ना करें ना आप। ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है भुट्टो की फांसी की। दूसरी बात यह है कि साकिब निसार जो डैम फंड इकट्ठे करता रहा है, उसने डैम फूल बनाया पूरी कौम को, 25 करोड़ आवाम को, और आज वो साकिब निसार किधर है? आज वो मुँह छुपाता फिर रहा है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। और ये काजी फायजीसा भी जो है मुँह छुपाता फिरेगा, बिल्कुल साकिब निसार की तरह। अच्छा, तो बात ये है कि मसला ये है कि हमें पुराने मिसालें नहीं देनी चाहिए, कोई अच्छी मिसाल हो तो देनी चाहिए। तो आज जो कुछ भी हो रहा है हमें गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और आज हमें बात करनी चाहिए। हमारे बात करने से होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना। अब मसला ये है कि अब बयानिए पे भी कब्ज़ा हो रहा है, लोगों के जहनों पे भी कब्ज़ा हो रहा है। अब टीवी चैनल भी सियासतदान खोलते हैं, कारोबारी शख्सियात खोलती हैं और बयानियाँ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बयानिया कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले जो बोलता था उसे उठा के ले जाके जेल में डाल देते थे, कोड़े मारते थे। अब उनको कुछ कर नहीं सकते, तो मुकाबले में अपने टीवी चैनल, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने ट्रॉल्स की एक फ़ौज भर्ती कर लिए, ठीक है ना। तो ये अब बयानिए अब लोगों के जहनों को भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। जमहूरियत है, कोई मर्जी बनाए सोशल मीडिया। देखिए, हमें उनका राइट नहीं है। बुशरा बीबी साहबा रिहा हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आपस में बिखरी पड़ी है, फुकदान है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है क़यादत नज़र नहीं आती। क्या बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले वक्तों में लीड करती नज़र आ रही है? देखिए, बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, या वो कैद में थी, या मरियम बीबी पहले कैद में थी, अब रिहा हो चुकी हैं, और अब हुकूमत में होते हुए भी किसी की कैद में है। मतलब ये कैद और रिहाई हमारी अब सियासत में तो ये बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि कौन आज़ाद है और कौन कैद है।
अब देखें ना, शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म होते हुए भी कहा जाता है कि वो तो यरगमाल हैं, वो तो कैद हैं। जिस मुल्क की पार्लियामेंट जो है इस तरीके से आइन में तरमीम करे, MNAs को यरगमाल किया जाए, उन्हें घसीट के पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करके बाहर लाया जाए और कोई पूछने वाला ना हो, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो है वो खुफिया कैमरे बरामद हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो कौन कैद है कौन रिहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जेल और ये कैद सिर्फ ये कैद जमातें नहीं नहीं ना बोलती सर, हमारे और आपके ये जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, जब ये ओपोजिशन में थी, आज हुकूमत में, कल ये ओपोजिशन में थी, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं। ये तो तो ऐसे हम इसको सिलसिला पॉइंट आउट करते हैं ना, हम जमातों में तो नहीं है। आपके और मेरे बोलने से ये जमातें क्यों नहीं अपने रास्ते सीधे करती? इनको चाहिए ना। बिल्कुल, हमें बोलते रहना चाहिए ना, आपकी बात दुरुस्त है, हमें बोलते रहना चाहिए। सर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रिटायर्ड सियासी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि पंजाब की हद तक जितनी स्कीमें आती हैं उसका इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन जो वफाक में नज़र नहीं आ रहे। क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? अगर नवाज शरीफ ने दोबारा शहबाज शरीफ बनना है तो वो तो बन जाएंगे, वो तो शहबाज शरीफ ही काफ़ी है। लेकिन अगर नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ ही बनना है, फिर ये सवाल बनता है कि क्या वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो ये फैसला तो नवाज शरीफ को करना है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ बन के वज़ीर आज़म बनना है, वो तो उनके लिए मुश्किल होगा। अगर शहबाज शरीफ बन के करना है तो फिर शहबाज शरीफ ऑलरेडी वज़ीर आज़म है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। आपस में इख्तलाफात जो हैं लीडरशिप के, ये बड़े ज़्यादा जन्म ले लिए हैं और आवाम ज़ाहिर सी बात है इन्हीं के बयानिए के साथ है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली में नहीं आपको नज़र आ रही? आई डोंट नो, इख्तलाफात हो या ना हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात का उसकी जो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी लीडरशिप नहीं है, वो उनकी आवाम में सपोर्ट है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जहाँ तक हुक्मरान इत्तेहाद जमातों के बात है तो उनके अंदर क्या इख्तलाफात होंगे? इख्तलाफात तो असूलों पे होते हैं। तो जिस हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने सारे असूलों को बेच दिया हो, वोट को इज़्ज़त देने की बजाय वोट का सौदा कर दिया हो, उनके बीच क्या इख्तलाफात होंगे? वो तो इक़्तिदार में, हुकूमत में, जब सारे हुकूमत में होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो कोई इख्तलाफात नहीं होते। इख्तलाफात तो तब होते हैं कि एक बंदा जेल में हो, उसके लीडर्स के साथ उसके जो कारकुन हैं उनको मुलाकात की इजाज़त ना हो और वो किसी कॉज़ के लिए खड़े हों, वो जमहूरियत के लिए खड़े हों, तो वो उस कॉज़ के को हासिल करने के तरीक़ेकार पे इख्तलाफात हो सकते हैं। ये कोई ऐसे इख्तलाफात तो नहीं है। और वैसे भी ये जो इख्तलाफात किसी सियासी जमात के कायदीन के बीच में होते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सियासी कायदीन हैं इनकी वजह से लोग जो हैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और जिनके बीच में इख्तलाफात हैं, अवाम को इनके इख्तलाफात से कोई गर्ज नहीं पड़ता। और जिसकी खातर अवाम बाहर निकलते हैं, जब तक वो कोई बात ना करें तो उस वक्त तक अवाम को ये जो बज़ाहिर इख्तलाफात हैं कि 2-4 वकील जो PTI के, इनके आपस में इख्तलाफात हैं सियासतदानों के, इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्टी अब सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद या हुकूमत में रहने वालों की नहीं है। ये पार्टी जो है एक ऐसे शख्स की है कि जो इस वक्त जेल में है।